साथियों, हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। मैं विमलेश कीर्ति उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जो आज की टॉपिक है मैला आंचल। मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है। मैला आंचल 1954 में लिखी गई थी। यह फणीश्वरनाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव की विस्तृत तथा समग्र कथा है। इस प्रकार कही गई है, आंचल ही नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य आंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें आंचल की सुंदरता, कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अवसरशाही, अवसरवादी, राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। और कुल पात्र 256 हैं और मुख्य पात्र जो इस प्रकार हैं, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। डॉक्टर प्रशांत जी हैं, कमली है, बावन दास, बालदेव, दोहराव, लक्ष्मी और तहसीलदार और विश्वनाथ जी हैं। दोस्तों, कुछ मैला आंचल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु कहती हैं कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरनैया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सब अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती है, असल सवाल बातों के बॉर्डर में दबा जा रहा है। यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो। और बालदेव कहता है कि महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है लोहार की सरसी। रुपया को बजाकर देखा जाता है, आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। जात बहुत बड़ी चीज है, जात पात नहीं मानने वाले की भी जाति होती है। भावुकता का दौर भी एक खतरनाक रोग है। और डॉक्टर प्रशांत जी कहते हैं कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे के अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता मुक्त होने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम्हारे विद्यापति गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कभी तुम्हारी कविता ने मचल के एक दिन कहा था, चलो कभी वन फूलों की ओर। जवानी की सुंदरता आग लगाती है, बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। और महंगे पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मानना ही होगा। और होगी होली, फागुन महीने की हवा भी बावरी होती है। आसिन कार्तिक के मलेरिया और काला आजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। सरकारी वर्दी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़ जोगी से। चरखा का तो खद्दड़ पहनो रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े कर डकैती बोल सुराजी बोली। गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलाए बाबू राजेंद्र, गुजल भारत अमराई रे, होरिया आई फिर से। वीर जमाहिर शान हमारो, जयप्रकाश जैसो भाई रे, होरिया आई फिर से। और अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर, जिसे हम नहीं पा सकते। वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसमें दवा एड्रिनलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर वह का देवता वास करता है। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। धरती माता भी सोड़ांचल है। गेहूं की सुनहरी बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में। कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग कीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पत्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वं ही आंचल के खुद पर चले गए। मैं आप लोगों की मीठी बातों में भुला नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशंका में कुर्सी बैठे रहना, अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतश्री समझना, अस्पताल में कराते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। अरे जिंदगी है
क्रांति में बिताया जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाया जा। जात क्या है? जात दो ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार क्षुधितों को अनुशासन में बांध रखा है? कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी छटपटा कर मरने से अच्छा है कि मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिलाकर घुल मिलकर मरने के लिए जिन्हें जिताना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते ही महात्मा गांधी ने कच्छ से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वहाँ बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यहाँ के आदमी जी करेगा क्या? ऐसी जिंदगी पशु से भी सीधे हैं। ये इंसान पशु से भी ज़्यादा खुखार हैं। ये पेट यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़ कर ऐसा लाचार कर रखा है कि चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। ज्योतिकी जी ठीक ही कहते हैं कि जर्मन वाला का CID यह डॉक्टर यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमजोर करने का काम करता था। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया। जर्मन वाला का एक पार्टी है, यहाँ कमीशन कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया गया है। दोनों देश वालों ने नागर नदी ही सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। 52 आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेंग में ही नाप लिया है। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा कि नदी में ही डाल दो, इसकी झोलवी को उस पार दरख्त से लटका दो जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी और सिपाही खंजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। लेबोरेटरी विशाल प्रयोगशाला, ऊंची 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला। साम्राज्य लोभी सांसों की संगीनों के सामने वैज्ञानिक के दल खोज रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ी रही है। मारात्मक विध्वंस और सर्वनाशा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणित कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प है। प्रकृति, पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभचिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा के जजब प्रकृति रो रही है। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों में भी नहीं। पागलों, आदमी है, गिनपिंग नहीं, सबरी ऊपर मानुष सत्य है। ये प्रशांत का कथन है। और कलमुंदीपुर घाट पर चिथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। जय हिंद दोस्तों।